हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट थ्रू वेरिएशंस इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करके किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सही किया जा सकता है। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, यूजीसी इकोनॉमिक्स और यूपीएससी इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world during a given time period, जैसे कि 1 ईयर। तो सबसे पहले तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब बता दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का, एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक्सचेंज रेट को चेंज करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से सही किया जा सकता है। These transactions include exports and imports of goods and services, income flows and capital movements। तो सिंपल वर्ड्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है, कैपिटल की जो मूवमेंट्स है एक कंट्री से दूसरे कंट्री वो आ जाती हैं, इनकम फ्लोज आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको सेपरेट वीडियो में मैंने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में डिस्कस किया हुआ है। A country often faces balance of payment disequilibrium, meaning either a persistent deficit or surplus। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डिसइक्विलिब्रियम आता है, इसका मतलब ये है कि या तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो रहा है, घाटा हो रहा है, या फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस हो रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों सिचुएशंस को ही हम डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितना बाहर से रिसीट्स आई और यहाँ से जितनी भी पेमेंट्स गई वो बराबर हैं, तो हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर नॉट इक्वल तो उसे डिसइक्विलिब्रियम कहेंगे। हालांकि अगर देखा गया है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर रसीट्स आर ग्रेटर देन पेमेंट्स तो हमारे को क्या होता है, हमारे को होता है सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसको सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर रसीट्स आर लेस देन पेमेंट्स तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह देते हैं और डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इसको हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इज एडजस्टमेंट थ्रू वेरिएशंस इन द एक्सचेंज रेट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये जो डिसइक्विलिब्रियम है इसको सही करने का एक और तरीका भी है कि हम जो एक्सचेंज रेट है उसमें वेरिएशंस करें, उसको हम चेंज करें। अंडर दिस मेथड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी हेल्प to reduce या restore the equilibrium to influence by influencing the exports, imports and capital flows। तो इसके अंदर ये होता है कि एक्सचेंज रेट को चेंज करके, ऊपर नीचे करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में लाया जाता है ताकि हम एक्सपोर्ट्स को, इंपोर्ट्स को या कैपिटल फ्लोज को इन्फ्लुएंस कर सकें बाय चेंजिंग इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब एक्सचेंज रेट क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि एक करेंसी दूसरे करेंसी से किस रेट पे एक्सचेंज होती है, उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है और उसके ऊपर मैंने फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो डिमांड एंड सप्लाई फॉर करेंसी पे डिपेंड करता है। तो एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जो कि मतलब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज़ दैट रेट विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई पे डिमांड और सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज रेट जो डिटर्मिन किया जाता है उसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहते हैं। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है? अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इज करेक्टेड ऑटोमेटिकली थ्रू मार्केट फोर्सेस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डिसइक्विलिब्रियम है वो खुद ब खुद सही हो जाता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, अब सबसे पहले मान लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सिचुएशन है। डेफिसिट सिचुएशन मतलब बाहर से जो रिसीट्स आ रही हैं वो कम है और यहाँ से जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो ज़्यादा है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मींस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स सप्लाई, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कॉजेज डोमेस्टिक करेंसी टू डेप्रिशिएट। तो जब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी और हमारी करेंसी की डिमांड कम होगी तो फॉरेन करेंसी क्या होगी? एप्रिशिएट, और डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट। ये बात याद रखना है। डेप्रिसिएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर एंड इंपोर्ट्स कॉस्टलियर। इस डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे और जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स राइज करेंगे और इंपोर्ट्स फॉल करेंगे। ठीक है, फर्दर द डेफिसिट इज़ रिड्यूस्ड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम इज़ रिस्टोर्ड। तो इस एक्सचेंज रेट के उथल पुथल की वजह से
जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा एक्सपोर्ट पहले से ज़्यादा होगा और जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। अब ये है हो जाएगा, होगा असल में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस एवर चेंजिंग होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। बट ये एक तरीका है बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लाने का, ठीक है। दूसरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस सिचुएशन। अगर सरप्लस सिचुएशन है तो वो भी तो डिसइक्विलिब्रियम है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। अ बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस मीन्स सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स डिमांड। जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और जो क्या कहते हैं इसको, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी जो है एक्सीड कर गई है, और जो सप्लाई ऑफ जो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है वो कम हो गई है। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड कम है और फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। दूसरी सिचुएशन में हम ये भी कह सकते हैं कि बाहर से रिसीट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और यहाँ से हम पेमेंट बहुत कर रहे हैं, तो हमारे कंट्री के पास सरप्लस बच रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कॉजेज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इसकी वजह से क्या होता है, जब सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है। जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट्स बिकम्स कॉस्टलियर एंड इम्पोर्ट्स बिकम्स चीपर। तो इम्पोर्टेड चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और एक्सपोर्ट की चीज़ें सारी महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, एक्सपोर्ट्स फॉल एंड इंपोर्ट्स राइज, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो सरप्लस इज रिड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस था वो कम होता रहेगा और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो ये था सारा का सारा पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस किया कि एडजस्टमेंट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ एडजस्टमेंट अगर करें तो इस सिचुएशन में क्या होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एडजस्टमेंट थ्रू डेप्रिसिएशन। अगर हम अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करें तो क्या होगा। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेज अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंडर हम डिमांड सप्लाई को इस तरीके से कंट्रोल करते हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। बल्कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन नहीं आता, ये सिर्फ डिमांड सप्लाई की वजह से आता है, ठीक है। अभी ये बात याद रखना। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे लिख दें कि प्लीज़ शेयर फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर, तो मैं आपके साथ फॉरेन एक्सचेंज का फुल चैप्टर जो है आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अब इम्पैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स बिकम्स चीपर, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे फॉरेन मार्केट्स में। इंपोर्ट्स बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो बाहर से सामान खरीदते थे वो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी और इंपोर्ट की जो पेमेंट्स है वो डिक्रीज हो जाएंगी और इससे ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा। मतलब जो डिसइक्विलिब्रियम है वो कम होता रहेगा। अब एकदम से इक्विलिब्रियम आ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हेल्पिंग टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट तो यही कहते हैं कम होते होते इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मगर असल ज़िंदगी में इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द रूपी डेप्रिशिएट्स फ्रॉम ₹80 to 85 पर डॉलर। ये देखो मैंने वीडियो तब बनाई थी जब ₹80 to 85 डॉलर के आसपास चल रहा था। ये मैंने वीडियो मतलब उस हिसाब से बनाई हुई है, बट करंट सिचुएशन कुछ और हो सकती है, आप उसके हिसाब से ये एग्जांपल ले सकते हैं। इंडियन गुड्स बिकम चीपर फॉर फॉरेनर्स, फॉरेन गुड्स बिकम्स कॉस्टलियर फॉर इंडियंस, दिस इम्प्रूव्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अगर डॉलर का रेट 80 रुपये से बढ़ के 85 रुपीज़ हो जाता है तो इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, और इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरते ही जो फॉरेनर्स हैं उनको लगेगा अब इंडिया का सामान जो है चीपर हो गया है, तो वो इंडिया से सामान मंगवाएंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और जो फॉरेन से इंडियन सामान मंगा रहे हैं वो कॉस्टली हो जाएगा तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। इससे इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधर सकती है, ठीक है। अब आ जाता है एडजस्टमेंट थ्रू डीवैल्यूएशन। ऊपर क्या किया था, डेप्रिसिएशन, ये क्या कर रहे हैं हम, डीवैल्यूएशन, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से या सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की वजह से एक्सचेंज रेट को नीचे किया जाता है, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन इज अ डेलिब्रेट डाउनवर्ड रिविजन of the value of domestic currency by government or central bank under a fixed exchange rate system। तो fixed exchange rate system के अंदर जब भी सरकार या सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है मार्केट में और अपनी करेंसी की वैल्यू को जानबूझ के गिराता है, उसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है। अगर डिमांड सप्लाई की वजह से गिरती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन आर, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ें,
ताकि हमारे इंपोर्ट्स कम हों, ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो नुकसान चल रहा है वो कम हो, उसको करेक्ट किया जा सके। टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको बचाया जा सके, ये भी एक मेन मकसद है। अब डीवैल्यूएशन लोअर्स द फॉरेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स। डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होता है, फॉरेन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फॉरेनर्स को सस्ता लगता है। इट रेजेस द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ इम्पोर्ट्स, तो जब हम बाहर से मंगवाएंगे तो इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट का सामान महंगा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज एंड इंपोर्ट्स डिक्रीज, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो गिर जाते हैं। हेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज़ रिड्यूस, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है वो कम हो जाता है। India devalued the rupee in 1966-1991 to overcome the severe बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया ने भी टाइम टू टाइम जो है अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से वो उभर सके। ठीक है, तो ये टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को एडजस्टमेंट किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में थ्रू वेरिएशंस इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे करके किस तरीके से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है सही कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।